हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले भी जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है उन क्लास को देखें। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था। यानी कि ऐसे कौन से मुस्लिम नेता थे जो होम रूल लीग में शामिल हुए थे। देखते हैं, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आज़ाद। ये क्या थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, बात करें अगर आंसर की तो कौन था? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना थे जो होम रूल लीग में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अब आइए होम रूल लीग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना भारतीय राष्ट्रवादी यानी कि जो राष्ट्रवादी नेता थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट कहाँ से थी? ब्रिटिश यानी कि आयरलैंड से। ब्रिटिश समाज सुधारक आयरलैंड से थी ये। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को होता है। बहुत ये डेट पूछा जाता है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 28 अप्रैल 1916 को हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव, कहाँ पे है? पुणे में है। महाराष्ट्र, पुणे भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे में यानी कि बेलगांव में इसकी स्थापना की थी। सब प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। पुणे में पूछे तो कहाँ पे? पुणे में पूछे तो बीजी तिलक ने। और साउथ में अड्यार में पूछे, चेन्नई के अड्यार में, तो एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, डेट याद रखिए, डेट भी पूछा गया है। एनी बेसेंट कुछ समय बाद इसमें शामिल हो गई। होम रूल लीग का मकसद क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक रूप से आंदोलन किया जाए। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना बीजी तिलक और किसने? एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, अब होम रूल लीग की स्थापना जो है ठीक है, अच्छा कॉपी पेस्ट हो गया ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? होम रूल लीग का मकसद क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों ने इसको देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नहीं बताना है। देखते हैं, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम क्या था? अमर सोनार बांग्ला। बिल्कुल था। और इसको लिखा किसने था? अमर सोनार बांग्ला को, जो कि आज बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सैयद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल, ये भी फैक्ट सही है। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए। अब आगे देखते हैं, 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली। बात स्वदेशी आंदोलन की करें, कब शुरू हुई थी? 1905, जब बंगाल विभाजन होता है तभी स्वदेशी आंदोलन की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी 1905 में, बंगाल विभाजन के समय में। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, ऑप्शन इसका आंसर देख लेते हैं, पहले आंसर फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी हमारा यही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये देख लेते हैं कि सही नहीं है पर क्यों। देखिए, लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने 15 अप्रैल 1895 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी। पूछा गया शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 15 अप्रैल 1895 को। साथ ही साथ देख लीजिए, इन्होंने एक और महोत्सव की शुरुआत की, गणेश उत्सव की। कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत करी। यानी कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है तो गणेश उत्सव 1893 में, फिर 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? तीसरा प्रश्न, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला था और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा ये बात? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा था? वी डी सावरकर ने, एस एस सेन ने, एस एस सेन यानी कि एस एन सेन, सुकुमार सेन की बात कर रहा है, और एस आर सी मजुमदार और बेंजामिन डिजराइली। तो किसने कहा था? तो आर सी मजुमदार ने कहा न तो यह पहला था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चौथा, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है वहाबी आंदोलन को। तो इसमें से देखते हैं, मोहम्मद अली, अजमल खान, सैयद अहमद या एम अंसारी। कौन थे वहाबी आंदोलन के नेता? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सैयद अहमद। अब आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं वहाबी आंदोलन से। भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1820 में हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि वहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1820 में हुई थी। और एक इस्लामी धार्मिक
पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। इंपॉर्टेंट रखिएगा। पांचवा प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? क्यों किया गया था इस साइमन कमीशन का विरोध? इसमें ऑप्शन ए है, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी है, इसमें भारत विरोधी भावनाएं थी। या इसमें से और ए और बी दोनों सही है, कोई नहीं। कौन सा सही है? तो देखिए, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ऑप्शन ए राइट है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आइए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन का विरोध मुख्य रूप से इस वजह से किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। पूछा गया है ब्रिटिश सरकार के ने नवंबर में प्रश्न देखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछा गया है, इसलिए याद रखिए कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में से भारत भेजा था। कब भेजा था? पूछा गया है कि कब भारत भेजा। 1927 में भेजा। लेकिन इस आयोग को श्वेत कमीशन यानी कि व्हाइट मैन, इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन भी, ठीक है, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इसका मकसद क्या था? तो 1919 के भारत सरकार जो अधिनियम था उसके कार्यों की समीक्षा करना था। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और भारत सरकार अधिनियम था, इन सब कार्यों की समीक्षा करने के लिए व्हाइट मैन कमीशन को भेजा गया, जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। आइए देखते हैं, साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। कब? पहली बार 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया? बम्बई। देखिए, प्रश्न पूछा गया भारत कब भेजा गया था? तो नवंबर 1927 में। लेकिन भारत आता कब है? तो यह 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया। ये दोनों चीज़ पूछेगी, कब आया? 1928 में। कहाँ पे आया? बम्बई। 2 क्वेश्चन से यही बन गया। और दूसरी बार 1928 में आता है, ठीक है, अक्टूबर 1928 में आता है। याद रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट आपको एक प्रश्न के माध्यम से मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली खां, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? ओल्ड मैन है भारत के। और ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, सर सैयद अहमद का। या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक की बात करें, ऑप्शन सी राइट आंसर है, सर सैयद अहमद खान ने किया था। और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? तो कब हुई थी? 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुआ था। यही आज क्या हुआ है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बदल गया है। और इसकी स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की। देखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1875। कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 7वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? यानी कि ऐसा कौन सा संग्राम था जिसने भारत में पूर्ण नियंत्रण ला दिया ब्रिटिश का? पानीपत, चौसा, बक्सर या हल्दी घाटी? तो बात करें कहाँ से? बक्सर के युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इसी समय जो है पूरी तरह से निर्णायक हो गया यह युद्ध। क्यों? क्योंकि यहीं से ब्रिटेन वालों का या ब्रिटिश राज्य पूरी तरीके से भारत में फैल गया। आइए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध, 2 युद्ध हुए हैं पानीपत में। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है। ये थे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ऑप्शन में दिए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बक्सर के युद्ध से संबंधित बहुत सारे फैक्ट देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉन्सेप्ट है ये बक्सर का युद्ध, और इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर को 1764 को लड़ा गया था। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और किसके किसके बीच हुआ? पूछा गया। देखिएगा, बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना। कौन कौन सी सेना लड़ी? तो बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल साम्राज्य के सेना और ब्रिटिश, इन सब के बीच हुआ था। इनके बंगाल, अवध और मुगल सम्राट एक तरफ थे, और क्या था? एक तरफ कंपनी थी। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई? जीत हो गई। एक और प्रश्न बन गया, कौन जीता इस युद्ध में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। इस युद्ध के बारे में आपका बातें क्या खास है, देखिए क्या है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने। ये भी एक प्रश्न पूछा गया कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? तो हेक्टर मुंडो ने किया था। भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, ये भी प्रश्न बना हुआ है कि बंगाल में कौन था? मीर कासिम था। अवध का नवाब कौन थे? यानी कि सुजाउद्दौला थे। मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। और इस युद्ध के बाद जो है 1765 में क्या होती है?
12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल की संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये सभी यहाँ से कम आपको 8-9 प्रश्न डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ इतने एक्सप्लेनेशन से बन गए हैं। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कौन है आनंद मठ के लेखक? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, गुरुदत्त या रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने गीतांजलि लिखा है। क्या लिखा है? गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। आनंद मठ क्या था? किस सन्यासी विद्रोह से क्या था? प्रेरित था। पूछा गया है कि किस विद्रोह से प्रेरित था आनंद मठ? सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था यह। आगे 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सारण है, वैशाली, सासाराम। सासाराम में क्या हुए? शेर शाह सूरी का क्या है? सासाराम में मकबरा है। सासाराम में, याद रखिएगा। और 8वां क्या है? जगदीशपुर। तो कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? जगदीशपुर से किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, भगत सिंह या सुखदेव। बात करें किसकी? 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। अब क्यों दी गई थी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को कब फांसी हुई? डेट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1908 में 14 वर्ष की आयु में इनको फांसी हुई। यानी कि भारत में सबसे कम उम्र वगैरह किसी को फांसी हुई कोई क्रांतिकारी थे तो वे खुदीराम बोस थे। ठीक है, और ये कहाँ इनको फांसी हुई ये भी पूछा गया। मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी हुई थी, बिहार में। मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में इनको फांसी हुई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, किस जुर्म में इनको फांसी हुई थी? सबसे कम उम्र में अगर किसी को फांसी हुई तो किसको हुई थी? खुदीराम बोस जी को। और किस जुर्म में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, जुर्म भी पूछा गया है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था डगलस किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने की इन्होंने कोशिश किया था। देखिए, पूछता है कि किस जुर्म में इनको फांसी हुई थी, तो जो जज था उसका नाम पूछा गया, किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों को क्या हुआ था? फांसी हुआ था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के, मात्र 14 साल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो प्रदर्शन, प्रेस, न्यायपालिका या शिक्षक, किससे? प्रेस से संबंधित था, प्रेस एक्ट था यह। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वर्नाक्यूलर के। बहुत सारे प्रेस आए थे, एक्ट आए थे। उस पर किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया था? रिप्पन ने प्रतिबंध लगाया। हटाया किसने? लिट्टन ने। किसने हटाया था? लिट्टन ने। एक कॉन्सेप्ट है, किसी दिन इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर है, विवेकानंद जी हैं, जी.के. गोखले जी हैं, ए.ओ. ह्यूम इस आईएनसी का संस्थापक था। ठीक है, कब स्थापना होती है आईएनसी की? 1885 में। कहाँ पे? कोलकाता में। बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी.के. गोखले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? 1915 में। 1885 आईएनसी की स्थापना हो गई। इस वक्त क्या हुआ? गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में, 1911 या फिर 1902। तो बात करें कब हुआ था? 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में, किस अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 करेंगे, दिसंबर में। मोस्टली जितने आईएनसी के अधिवेशन हुए दिसंबर में हुए हैं। तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणमन, राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। किसने लिखा है राष्ट्रगान को? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, 14वां प्रश्न है जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है यह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्य सेन इनमें से किस घटना से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ठीक है, यह यूपी शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया प्रश्न है यह, सूर्य सेन वाला। चटगांव शस्त्रागार से, काकोरी षड्यंत्र जो कि कब हुआ था? 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और किसने? बीजी तिलक ने किया था। ठीक है, और बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता के समय सूर्य सेन कहाँ से संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार से। कहाँ पे है यह? आज बांग्लादेश में है यह चटगांव। आज का अंतिम प्रश्न जो है 15वां है। 15वां प्रश्न है, शेरे पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? भगत सिंह को,
चंद्रशेखर आज़ाद को, सैफुद्दीन किचलू को या लाला लाजपत राय को? तो बात करें, शेरे पंजाब के रूप में जाना जाता है लाला लाजपत राय को। और ये थे हमारे 15 प्रश्न। इससे पहले अभी जिन्होंने अब तक की जो भी पहले की क्लासेज हुई ये नहीं देखा है, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाया गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।